Hello medicos, welcome to the rapid revision session of Biology Fighter 1.0 streaming on the YouTube channel of NGCI. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द न्यू चैप्टर फ्रॉम क्लास 12 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिवीजन करेंगे बच्चों, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा वेटेज रखता है हमारी एग्जाम में। इसमें से हमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब आपके यहाँ पर 16 मार्क्स जो है वो आपके हाथ में आने वाले हैं। तो स्टे फोकस्ड हियर, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। अब ये ह्यूमन बींग्स की प्रॉपर्टी आ गई है कि ह्यूमन बींग्स कैसे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और ह्यूमन बींग्स विविपेरस हैं, मतलब दे गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर यंग वंस। क्लियर? तो ये दो प्रॉपर्टीज याद रखेंगे अपन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग के साथ साथ में याद रखेंगे अपन विविपेरस है, ठीक। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब सीक्वेंस याद रखना है हमें कि ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन के इवेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन। मेल्स में गैमेट बनता है स्पर्म, और फीमेल में गैमेट बनता है ओवम, जिसे कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिसे कहा जाता है इंसेमिनेशन। तो कॉइटस के प्रोसेस के थ्रू जो मेल गैमेट है उसे फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर जब मेल गैमेट पहुंच गया फीमेल की बॉडी में, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में यहां पर होगा कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, जिसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रेगनेंसी पीरियड में होता है, जिसे कहा जाता है जेस्टेशन। और फिर जेस्टेशन होने के बाद में जब हमारा एम्ब्रियो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तब उसे बॉडी के बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, डिलीवर करने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। क्लियर है? तो कौन कौन से यहाँ पर इवेंट्स हुए, गैमेटोजेनेसिस हुआ, फिर उसके बाद में इंसेमिनेशन, फिर उसके बाद में हुआ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट फॉर्मेशन, फिर जाइगोट का डेवलपमेंट इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, फिर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने के बाद में जेस्टेशन, और जेस्टेशन होने के बाद में फिर डिलीवरी, दैट इज पार्चुरेशन, ठीक है। You have learned that these reproductive events occur after puberty. अब हमें ये पता है कि जिन reproductive events के बारे में हम बात कर रहे हैं ये puberty के बाद में होती है। puberty की एज क्या होती है, जिस समय पर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। When we reach to the age of 11 to 12 years, तब हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं, एंड दैट चेंजेस आर बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स, ठीक है। तो उस एज को बोला जाता है puberty की एज, ठीक है। फिर there are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. जैसे अगर हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग है, तो मेल और फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्शन की इवेंट्स होंगे ऑब्वियसली वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स भी कैसे होंगे, अलग अलग ही होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन द ओल्ड मैन। स्पर्म का फॉर्मेशन पुरुषों में हमेशा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। बट ओवम का फॉर्मेशन सीज हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है विमेन्स में अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स। पर ओवम का फॉर्मेशन फीमेल्स में लगातार नहीं होता। 50 साल की उम्र के बाद में ओवम का फॉर्मेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है। दिस इवेंट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। क्या बोला जाता है उसे, मेनोपॉज। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमंस। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। कहां लोकेटेड होता है, एब्डोमेन के नीचे पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें, टेस्टिस होता है, टेस्टिस के साथ साथ में एक्सेसरी डक्ट है, ग्लैंड्स है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल 4 पार्ट्स हैं, टेस्टिस है, एक्सेसरी डक्ट है, एक्सेसरी ग्लैंड्स है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। एक्सेसरी डक्ट्स में बहुत सारी डक्ट्स आती है, जैसे हम अगर बात करते हैं तो इसमें डक्ट आती है रेटेटेस्टिस, ठीक है। रेटेटेस्टिस के बाद में अपन ने पढ़ा हुआ है वास एफ्रेंशिया। फिर उसके बाद में एक डक्ट आती है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद में आती है इसमें वास डिफरेंस। तो ये सारी होगी इनकी एक्सेसरी डक्ट। ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती है, ग्लैंड्स में आती है सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल के बाद में आती है प्रोस्टेट ग्लैंड,
प्रोस्टेट के बाद में आती है यहाँ पर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर अपन बात करते हैं तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इज द पेनिस। क्लियर? तो ये सारे जो हमने यहाँ पर ऑर्गन्स देखे, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, आगे बढ़े। यस, the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called as the scrotum. testis जो है वो abdominal cavity के बाहर located होता है। abdominal cavity के बाहर एक टाइप के pouch like structure में, और इस pouch like structure को क्या कहा जाता है? This is called as the scrotum. ठीक है, the scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis to 2.5 degree Celsius lower than the normal internal body temperature. अब यहाँ पर हमें असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई यहाँ पर जो स्क्रोटम है वो बॉडी के बाहर है। ठीक है, स्क्रोटम के बॉडी के बाहर होने का रीजन क्या है? तो स्क्रोटम बॉडी के बाहर क्यों है? बॉडी का टेम्परेचर है हमारा लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए टेम्परेचर जो है वो हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। ठीक है, तो स्क्रोटम जो है वो बॉडी के बाहर है, जिसकी हेल्प से ये बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर मेंटेन करके लगता है, एंड इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए स्क्रोटम जो है वो बॉडी के बाहर लोकेटेड है। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। अडल्ट्स में हर टेस्टिस जो है, यस, अडल्ट्स में टेस्टिस जो है उसका शेप साइज है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। नाउ द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। टेस्टिस के प्रोटेक्शन के लिए डेंस कवरिंग होती है मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स एंड टेस्टिकुलर लोब्स। देखिए, यस, इसका स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई देता है? जैसे अगर अपन देखते हैं कि ये हमने बनाया यहाँ पर टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस में इस तरीके से सबसे बाहर वाली लेयर प्रेजेंट होती है ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक, फिर एक लेयर होती है जिससे इसमें इस तरीके से कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। इन कंपार्टमेंट को बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोब्स। क्या बोला जाता है इन्हें? टेस्टिक्युलर लोब्स। कितने होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्स जो है वो हर टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्स में क्या प्रेजेंट होता है? इन टेस्टिकुलर लोब्स में प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है? 1 2 3, यानी कि या तो एक हो सकती है, या दो हो सकती है, या फिर 3 हो सकती है। तो 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिकुलर लोब। तो एक टेस्टिस में अगर 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें हमने टेस्टिकुलर लोब्स बोला है, तो दोनों टेस्टिस में यानी कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होंगे? 500 कंपार्टमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए। यस, ईच लॉब्यूल, हर एक लॉब्यूल में, टेस्टिकुलर लॉब्यूल में प्रेजेंट होते हैं 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। तो स्पर्म्स का प्रोडक्शन कहां होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां है? टेस्टिकुलर लोब्स में। टेस्टिकुलर लोब्स कहां है? कंपार्टमेंट्स हैं जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट है। क्लियर? Each seminiferous tubule is lined on its inside by the two types of cells called as male germ cells and Sertoli cells. अब हर एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हम ये देखते हैं कि दो टाइप के सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। एक होते हैं मेल जर्म सेल्स और दूसरे वाले होते हैं हमारे पास में सर्टोली सेल्स। कौन से होते हैं? मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। तो जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उनमें होता है मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन करते हैं? ये मियोटिक डिवीजन करते हैं। तो मेल जर्म सेल्स यानी कि जो मेल जर्म सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोला जाता है इन्हें? स्पर्मेटोगोनिया। तो मेल जर्म सेल्स या फिर जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, इनमें होता है मियोटिक डिवीजन और इनकी हेल्प से फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं मेल जर्म सेल्स को। क्लियर है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और ये स्पर्मेटोगोनिया आगे चलकर मियोसिस करते हैं, मियोसिस करके स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक, The region outside the seminiferous tubule is called as interstitial spaces. Seminiferous tubule के बाहर वाली स्पेस को कहा जाता है interstitial space.
उस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक विशेष प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे अपन कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और दी लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स आर एंडोक्राइन इन नेचर। किस नेचर के होते हैं? एंडोक्राइन नेचर के। क्योंकि ये लीडिक सेल्स एक हार्मोन का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो हार्मोन का नाम क्या है? दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है उस हार्मोन का? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो लीडिक सेल सिंथेसिस करते हैं, सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजन, और एंड्रोजन में से एक मेन एंड्रोजन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। फिर कुछ और भी इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स जो है वो लीडिक सेल्स के अलावा प्रेजेंट होते हैं, और इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स का मतलब है बच्चों यहाँ पर WBC से। क्लियर है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक सेल है जिसे हमने कहा है लीडिक सेल, जो एंडोक्राइन नेचर के हैं, और उनके साथ साथ में प्रेजेंट होते हैं कुछ इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल, और उन इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल को हमने क्या बोला है? दे आर कॉल्ड एज WBCs। क्लियर है? फिर The male sex accessory duct include retrotestis, vas efferentia, epididymis and vas deferens। ये हमने देखा था अभी स्टार्टिंग में कि accessory duct में 4 ducts प्रेजेंट होती है, retrotestis है, vas efferentia है, epididymis है और vas deferens है। ठीक, The seminiferous tubule of the testis opens into the vas efferentia through the retrotestis। मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो पहले किस में ओपन होगी? वो पहले ओपन होगी रेट्रोटेस्टिस में। रेट्रोटेस्टिस के बाद में किस में ओपन होगी? वो ओपन होगी वास एफरेंशिया में। ठीक है, फिर द वासा एफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू द एपिडिडाइमिस। वासा एफरेंशिया टेस्टिस से बाहर निकलती है, और टेस्टिस से बाहर निकलने के बाद में किस में ओपन हो जाती है? वो ओपन हो जाएगी किस में? एपिडिडाइमिस में। लोकेटेड अलोंग दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच किडनी। एपिडिडाइमिस की लोकेशन बता रहा है ये कि एपिडिडाइमिस जो है वो कहां लोकेटेड होती है? अलोंग दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग में प्रेजेंट होगी है। ठीक है, देखिए बच्चों डायग्राम हम थोड़ा सा देखिए, ये तो फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है, यहाँ पर हमको बेटर तरीके से समझ में आएगा। स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर यहाँ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हमने कहा है दिस इज एपिडिडाइमिस। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? एपिडिडाइमिस। क्लियर है? ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस आगे चलकर क्या बनाता है? एपिडिडाइमिस जो है वो आगे चलकर एब्डोमेन में एंटर हुआ, एब्डोमेन में इसने यूरिनरी ब्लैडर के अलोंग लूप किया, और लूप करने पर इसने यहाँ पर कौन सी ट्यूब बनाई है? दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज द वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस जो है वो ज्वाइन हो रही है विद द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। फिर यहां पर ये बना लेता है इजैकुलेटरी डक्ट। Yes. Now, epididymis leads to the vas deferens that ascends into the abdomen and loop over the urinary bladder. Epididymis ऊपर आया था, फिर abdomen में गया और urinary bladder के along में उसने क्या किया? लूप बना लिया। It receives a duct from the seminal vesicle and opens into the urethra as ejaculatory duct। तो वास डिफरेंस जो है वो सेमाइनल वेसिकल से डक्ट को रिसीव करती है और किस में बदल जाती है? वो ओपन होती है पहले यूरिथ्रा में by converting into the ejaculatory duct। तो अब हम उसे क्या कहने लगेंगे? ejaculatory duct कहने लगेंगे। These duct store and transport the sperm from testis to outside through the urethra। ये जो डक्ट होती है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्पर्म्स को स्टोर करना, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना, टेस्टिस से लेकर बॉडी के बाहर तक स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करती है। ठीक, यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर and extends through the penis to its external opening called as urethral meatus। यूरिथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से आता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट जिसे अपन ने कहा था इजैकुलेटरी डक्ट के साथ में मर्ज होगा, मर्ज होने के बाद में हम उसे कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज द यूरिथ्रल ओपनिंग। मर्ज होने के बाद में हम उसे कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा, और फिर यूरिथ्रा जो है वो एंटर होगी पेनिस में, पेनिस में एंटर होने के बाद में वो ओपन हो जाएगी आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रल मीटस। देखिए बच्चों यहाँ पर यस, ये हमने देख लिया दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के अलोंग लूप हुआ, सेमाइनल वेसिकल से डक्ट को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद में यहाँ पर अब हम इसे क्या कहने लगेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो आगे चलकर अब सेक्रेशन रिसीव करेगी किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड का। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में किसका सिक्रीशन रिसीव करेगी? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। सिक्रीशन रिसीव करने के बाद में अब किस में एंटर हो जाएगी? ये पेनिस में। पेनिस में एंटर हो गई तब हम इसे क्या कहने लगे हैं? यूरिथ्रा। बट यहाँ देखो ज्वाइनिंग भी हो रही है, ये यूरिनरी ब्लैडर से आने वाला यूरिथ्रा और ये इधर से आने वाला एजैकुलेटरी डक्ट, दोनों यहाँ पर मर्ज हो गए। मर्ज होने के बाद में क्या कहला रहे हैं? यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा इज एंटरिंग इनटू द पेनिस और पेनिस में एंटर होने के बाद में ये यूरिथ्रल मीटस के थ्रू बाहर ओपन हो जाएगा। क्लियर है? अब पेनिस में दो पार्ट्स होते हैं। पेनिस में अपर पोर्शन, इसको अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी प्रोक्साइमल एंड, जो बॉडी के पास है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे कहा जाता है डिस्टल एंड, जो बॉडी से दूर है। तो डिस्टल एंड जो होता है दैट इज स्वॉलन, थोड़ा सा फूला हुआ सा होता है। उसके ऊपर एक रिट्रैक्टेबल स्किन होती है दैट इज कॉल्ड एज फोर स्किन। तो जो स्वॉलन पार्ट ऑफ पेनिस दैट इज कॉल्ड एज द फोर स्किन, सॉरी, the swollen part of penis that is called as the glans penis and it is covered by a loose fold of skin called as the foreskin and foreskin is also called as the perpuse। ठीक है? यस। अब हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। देखिए यहां हमें पता चलेगा कि एवरीथिंग इज पेयर्ड। कौन सी चीज अनपेयर्ड है वो भी आपको बताऊंगी मैं। टेस्टिस पेयर्ड है। यहां से देखिए रेटिडेस्टिस, रेटिडेस्टिस ने अपना सिक्रीशन किसको दिया? वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया से कहां गया? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से कहां आ रहा है? वो बाहर आ रहा है बाय दी वास डिफरेंस। यहां पर भी सेम है, पर यहां पर इसको हमने सेक्शन में कट करके नहीं देखा है। टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर यहां पर प्रेजेंट है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ओपन हो गई है इनटू द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है वो लूप लेगा अलोंग द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अलोंग जब वो लूप लेता है तब वो ज्वाइन हो जाता है विद द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट के साथ में जब ज्वाइन होगा दैट इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट आगे बढ़कर प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन को रिसीव करेगी। काउपस यानी कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन को रिसीव करेगी। मर्ज हो जाएगी विद द यूरिथ्रा कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर और हम इस ट्यूब को बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज द यूरिथ्रा विच इज कैरिंग बोथ यूरिन एंड स्पर्म। तो क्या हम इस ट्यूब को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोल सकते हैं? यस, डेफिनेटली बोल सकते हैं। ऐसा ट्रैक्ट है जो यूरिन और स्पर्म्स दोनों को कैरी कर रहा है। ठीक है? साइमल्टेनियसली नहीं कैरी कर रहा है, रिस्पेक्टिवली कैरी कर रहा है। यूरिन के साथ साथ में कभी स्पर्म्स का रिलीज नहीं होगा। यूरिन रिलीज हुआ है, उसके बाद में पेनिस के एनवायरमेंट को बेसिक बनाया जाएगा। आफ्टर दैट स्पर्म विल बी रिलीज्ड। क्लियर है बच्चों? ठीक है। फिर हमने देखा कि द डिस्टल पार्ट ऑफ पेनिस is swollen. This portion is called as the glans penis. Glans penis is covered by a loose fold of skin called as the foreskin. ठीक है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पर। हाँ, एक डायग्राम ये भी देख लेते हैं हम। दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है? ये इंटरस्टिशियल सेल्स है। देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला जो है जिसको हमने बोला दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल्स प्रेजेंट है। सेमिनिफेरस इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल्स प्रेजेंट है कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स। दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज द लीडिक सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने का काम करेंगे। ठीक है? यहाँ पर ये है स्पर्मेटोगोनिया जो डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड करने के बाद में स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे और इनके साथ साथ में यहाँ पर कुछ ट्रायंगुलर शेप के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स जो है ये क्या फंक्शन करते हैं? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है? अब देखते हैं हम यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया दैट इज द पेनिस। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। It is made up of special tissues that helps in erection of the penis to facilitate insemination. पेनिस को कहा जाता है मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। इसमें कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो इंसेमिनेशन के समय पर, क्वाइटस के समय पर पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं। जो एनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस का उसे कहा जाता है ग्लैंस पेनिस जो एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है विच इज कॉल्ड एज फोरस्किन और दैट स्किन इज कॉल्ड एज द परप्यूसे। ठीक है? मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल। एसेसरी ग्लैंड में आती है सेमाइनल वेसाइकल जो पेयर्ड है। प्रोस्टेट जो कि अनपेयर्ड है और प्रेजेंट होती है बल्बोयूरेथ्रल विच इज आल्सो कॉल्ड एज द काउपर्स ग्लैंड जो मैमल्स में प्रेजेंट होती है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा।
अब इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को कहा जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो क्या होता है? दैट इज द म्यूकस। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या बता रहा है कि जो इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन है उसे कहा जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा जो है वो इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन है विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड इट आल्सो कंटेन्स म्यूकस एंड म्यूकस इज द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर? जब इस सेमाइनल प्लाज्मा के साथ में स्पर्म्स एड ऑन हो जाएंगे तब इस स्ट्रक्चर को या जो ये फ्लूइड बनेगा, इस फ्लूइड को हम बोलेंगे दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज द सीमेन। क्या बोला जाएगा इस फ्लूइड को? दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज द सीमेन। क्लियर है? तो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दैट इज कॉल्ड एज द सीमेन। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले अपन देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है अ पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, और साथ में प्रेजेंट होता है सिंगल स्ट्रक्चर यूट्रस, सिंगल स्ट्रक्चर सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और लोकेशन है इसकी पेल्विक रीजन। ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहां लोकेटेड था? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारे ऑर्गन्स कहां पर लोकेटेड है? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होते हैं। इनके साथ साथ में एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इंटीग्रेटेड हैं एक साथ में, मतलब एक साथ प्रेजेंट है, और स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में और चाइल्ड केयर में हेल्प करते हैं फीमेल की बॉडी में। फॉर एग्जांपल ओव्यूलेशन की प्रोसेस में हेल्प करने वाला ऑर्गन होगा ओवरी, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने वाला ऑर्गन होगा ओविडक्ट, प्रेगनेंसी में यूट्रस हेल्प करता है, बर्थ जो है उसमें सर्विक्स और वेजाइना बर्थ कैनाल बनाते हैं, और चाइल्ड केयर में हेल्प करने वाला ऑर्गन होता है मेमोरी ग्लैंड्स। क्लियर है इतना? ठीक। ये जनरल इंट्रोडक्शन है। अब ओवरीज आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था टेस्टिस, फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी that produce the female gamete ovum। ठीक। फीमेल का गैमेट कौन सा है? ओवम। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन यानी कि यहाँ किसकी बात हो रही है? सेक्स हार्मोन्स की, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की। तो ओवरी का फंक्शन क्या हो गया? ओवम का बनाना, और दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन यानी कि सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। ठीक है, जिन्हें कहा जाता है ओवेरियन हार्मोन्स। The ovaries are located one on each side of the lower abdomen। ovaries कहाँ located है? lower abdomen में। one on each side मतलब दोनों तरफ में एक एक ओवरी जो है वो प्रेजेंट है। हर एक ओवरी का साइज हम बोलते हैं 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। हमारी बॉडी में पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है और यूट्रस से भी कनेक्टेड होती है बाय दी लिगामेंट्स। तो ओवरी जो है वैसे हवा में नहीं होती है, ओवरी पूरी तरीके से पेरिटोनियम से अपनी बॉडी में अटैच्ड होती है। तो यूट्रस की वॉल से भी अटैच्ड है, और दूसरा हमने बोला दिस इज ऑल्सो अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। इस स्ट्रक्चर में देखिए हम जरा, तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि दिस इज अवर ओवरी। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये है हमारा ओवरी। तो ओवरी जो है वो यूट्रस से भी अटैच है, और ओवरी जो है वो यहाँ पर इस फैलोपियन ट्यूब से भी अटैच है और हमारी पेल्विक वॉल से भी अटैच होगी। तो अटैचमेंट हर जगह है ओवरी का, ताकि ओवरी अपनी पोजीशन पर इंटैक्ट रह सके, मूवमेंट नहीं हो उसकी पोजीशन में, है ना। तो इसीलिए ओवरी जो है वो लिगामेंट्स के थ्रू यूट्रस और पेल्विक वॉल से अटैच्ड होती है। ठीक है। नाउ ईच ओवरी is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma। अब जैसे हर ऑर्गन है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, एक सराउंडिंग होती है, तो वैसे ही ओवरी जो है दैट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय एन एपिथेलियम, और वो एपिथेलियम थिन है जो कि एनक्लोज करती है ओवेरियन स्ट्रोमा को। ओवेरियन स्ट्रोमा यानी कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड है, उस फ्लूइड को एनक्लोज करने वाली जो लेयर होती है दैट इज द थिन एपिथेलियम। ठीक है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। अब जैसे अगर हम बोले कि ये है हमारी ओवरी, ठीक है, ओवरी को कवर करने वाली ये लेयर होगी जिसको अपन ने बोल दिया दिस इज द थिन एपिथेलियम व्हिच कवर्स द ओवरी। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कह दिया इसमें स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा है यानी कि फ्लूइड भरा हुआ है। ये स्ट्रोमा इस तरीके से ओवरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। आउटर पोर्शन हो जाएगा कॉर्टेक्स
और इनर वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा मेड्यूला। तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है, साइड्स में कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा और मिडिल में प्रेजेंट होने वाला जो स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं मेड्यूला। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं हम। हाँ, पहले अपन ये वाला स्ट्रक्चर देख लें, उसके बाद में ऊपर वाला सेक्शन देखेंगे। तो ओविडक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब्स। यूट्रस, वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट क्वेश्चन आता है हमें, फीमेल्स में एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी है? मेल्स में तो हम लोगों ने पढ़ ली है, रेटेटेस्टिस होती है, वासा डिफरेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है और इजैकुलेटरी डक्ट है। ये सारी कौन सी है? एक्सेसरी डक्ट्स हैं। फीमेल्स में एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी है? फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाइना है। बट यहाँ ध्यान रखेंगे हम कि सर्विक्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, बिकॉज सर्विक्स इज अ कैनाल, वो डक्ट नहीं है ना। चलिए, तो ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ and extends from periphery of each ovary to the uterus। हर एक फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और देखिए यहाँ पर ओवरी से लेकर ये यूट्रस तक एक्सटेंडेड है। क्लियर है? ठीक। द पार्ट क्लोजर टू दी ओवरी, ओवरी के नजदीक वाला पार्ट जो है ये फनल शेप है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, फनल शेप वाला स्ट्रक्चर है। इस फनल शेप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द इनफंडिबुलम। तो जो पार्ट ओवरी के नजदीक है उसका शेप फनल शेप है, उस पार्ट को कहा जाता है इनफंडिबुलम। The edges of the infundibulum possesses finger-like projections called as fimbri। ये जो infundibulum है इसमें हमें इसकी edges में finger-like structure दिखाई देते हैं। Such finger-like structures are called as the fimbri। फिम्बरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, कैप्चर करने का काम करेगी। किसको कैप्चर करने का काम करती है? विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन। अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो ओवरी है वो ओवम का फॉर्मेशन करती है, तो ये हमने बना दिया यहाँ पर ओवम। ठीक है, तो ये ओवम जो है वो डायरेक्टली कहाँ जाना चाहिए? फैलोपियन ट्यूब में। तो एक फिम्बरी जो है वो इस तरीके से एक्सटेंड होकर इस ओवम को कैरी कर लेती है और ओवम कहाँ आ जाता है? ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। क्लियर है? तो फिम्बरी का फंक्शन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ओवम। अब इनफंडिबुलम जो है वो आगे चलकर एक वाइडर पोर्शन बनाता है, दिस वाइडर पोर्शन इज कॉल्ड एज द एम्प्यूला। तो इनफंडिबुलम आगे चलकर एक वाइडर पोर्शन बनाता है। एम्प्यूला जो है इसे हम कहते हैं दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कैसे साइट है ये? दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो एक वाइडर पोर्शन आता है, उस वाइडर पोर्शन को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज द एम्प्यूला। The last part of the oviduct is isthmus, a narrow lumen, and it joins the uterus। और oviduct का जो लास्ट पार्ट होता है C, this is the last part of the oviduct, और ये डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? यूट्रस से जुड़ा हुआ है। तो इनफंडिबुलम में बच्चों, सॉरी, फैलोपियन ट्यूब में बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट इनफंडिबुलम जो फनल शेप है, वाइडर स्ट्रक्चर होता है एम्प्यूला, और थर्ड वाला नैरो स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द isthmus। ठीक है, isthmus यूट्रस के पास वाला हिस्सा है, इनफंडिबुलम ओवरी के पास वाला हिस्सा है। isthmus नैरो है और इनफंडिबुलम जो है वो फनल शेप है। इनफंडिबुलम का जो सिरा है यहाँ पर हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फिम्बरी। फिम्बरी का फंक्शन होता है कलेक्शन ऑफ द ओवम, कैप्चरिंग ऑफ द ओवम। क्लियर है इतना हमें? ठीक है, चलिए अब आगे देखें हम जरा इसमें। यस, अब यूट्रस के बारे में इंफॉर्मेशन है। यूट्रस सिंगल है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वूम्ब। क्या बोला जाता है? वूम्ब, कोख इसे हिंदी में कहते हैं। यूट्रस के लिए और भी दूसरे वर्ड होते हैं बच्चों। यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेट्रा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हिस्ट्रा एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेविडा। ठीक है, तो ये सारे जो नाम है ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? यूट्रस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, नाउ शेप हमें यूट्रस का पूछा जाता है, इन्वर्टेड पेयर लाइक शेप, उल्टे नाशपति के आकार का शेप होता है यूट्रस का। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। अब यूट्रस को सपोर्ट कैसे मिलता है? पेल्विक वॉल से ये लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होती है। जस्ट लाइक ओवरी अटैच होती है अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखने के लिए, वैसे ही यूट्रस भी अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखने के लिए पेल्विक वॉल से अटैच्ड होती है। ठीक, अब यूट्रस जो है वो आगे चलकर वेजाइना में ओपन होता है थ्रू अ नैरो सर्विक्स। सी, यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं तो इस वाले स्ट्रक्चर को हमने कह दिया दिस इज कॉल्ड एज द यूट्रस। ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? ये यूट्रस है जहां पर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, यूट्रस जो है वो यहाँ पर isthmus आकर यूट्रस में ओपन होता है। क्लियर है? इस यूट्रस में हम कहते हैं इम्प्लांटेशन होता है, प्रेगनेंसी की प्रोसेस जो है, फीटस का नरिशमेंट वगैरह सारी चीजें होती है।
यूट्रस ओपन होता है किसमें? सर्विक्स में। सर्विक्स के बाद में किसमें ओपन होता है? इनटू दी वेजाइना। क्लियर हुआ इतना हमको? ठीक है। इसका शेप अगर हम देखते हैं तो इन्वर्टेड पियर शेप दिख रहा है हमको, उल्टे नाशपाती के आकार का। अब इसे अगर बॉडी से अटैचमेंट चाहिए तो यहां पर ये लिगामेंट्स के थ्रू बॉडी के पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ होगा, ताकि यूट्रस भी अपनी पोजीशन पर इंटैक्ट रह सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें हम। यस, तो हमने बोला कि सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट्स है जो यूट्रस को पेल्विक की वॉल से अटैच करते हैं। यूट्रस वेजाइना पे ओपन होता है थ्रू दी सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स जो है ये एक टाइप का सिक्रीटरी स्ट्रक्चर है। सर्विक्स में सिक्रीशंस होते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज द सिक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और वेजाइना जो है दैट इज अ टाइप ऑफ अ नॉन सिक्रीटरी स्ट्रक्चर। वेजाइना से किसी भी चीज का सिक्रीशन नहीं होता है। ठीक है, तो विच अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। तो अगर हमें पूछा जाता है कि बर्थ कैनाल जो है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो हम कहेंगे बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड बाय वेजाइना प्लस सर्विक्स। किसके थ्रू बनाया जाता है ये? वेजाइना और सर्विक्स जो है वो दोनों मिलकर बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। अब यूट्रस में 3 लेयर्स जो हैं टिश्यूज की प्रेजेंट होती है। कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है? 3। अब 3 है तो मतलब एक सबसे बाहर वाली होगी, एक सबसे अंदर वाली होगी और एक बच्चों मिडिल वाली होगी। ये तो हमें पता है। ठीक है, तो ये जो 3 लेयर्स हैं इनका नाम क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर पतली होती है, इसका नाम है पेरीमेट्रियम। क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मेट्रा इज द वर्ड विच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द यूट्रस, तो मेट्रा को पेरीफेरी से कवर करने वाली जो लेयर होगी उसका नाम क्या होगा? पेरीमेट्रियम, है ना। तो आउटर मोस्ट लेयर कैसी होगी? थिन होगी और इसका नाम क्या है? पेरीमेट्रियम। मिडिल वाली जो लेयर है वो थिक होती है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री होती है। इस स्मूथ मसल्स की लेयर को क्या बोला जाता है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यूट्रस की थिकेस्ट लेयर होती है। और अंदर वाली जो लेयर है वो ग्लैंड्यूलर होती है। ग्लैंड्यूलर है मतलब किसी चीज का लगातार वहां से सिक्रीशन हो रहा है। तो जो अंदर वाली लेयर है ग्लैंड्यूलर है, इसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस हैज 3 टिश्यू लेयर्स। आउटर वन इज कॉल्ड एज द पेरीमेट्रियम, middle one is called as the myometrium and innermost one is called as the endometrium। तीनों का नेचर अलग अलग है। एक प्रोटेक्टिव नेचर की थिन है, एक कॉन्ट्रैक्टरी नेचर की है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, थिकेस्ट लेयर है, और तीसरी वाली ग्लैंड्यूलर है, सिक्रीशंस में हेल्प करती है और इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती रहती है। क्लियर है? अब वेरी क्यों करती है? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय पर यही वाली लेयर होती है जो शेड ऑफ होकर हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है। तो जब इस लेयर का शेड ऑफ हो रहा है तब ये लेयर की थिकनेस धीरे धीरे कम होती जाएगी और ड्यूरिंग द कंप्लीट मंथ इस लेयर की थिकनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है वो बच्चों मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय पर कांस्टेंट नहीं होती है। क्लियर है? ठीक, चलिए द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस। ध्यान देंगे यहां पर हम एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो पेरीमेट्रियम का फंक्शन हो जाएगा कि वो प्रोटेक्शन देती है। एंडोमेट्रियम जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय पर उसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, बार बार बनती है, बार बार टूट जाती है। और मायोमेट्रियम वो लेयर होती है जो कि डिलीवरी के समय पर, पार्चुरेशन के समय पर जिसमें स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जिसकी वजह से लेबर पेन इंड्यूस होते हैं और बच्चे की डिलीवरी जो है वो पॉसिबल हो पाती है। क्लियर है इतना हमें? ठीक है, यस। अब द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसिस्ट ऑफ मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस कैसा स्ट्रक्चर होता है? फैटी स्ट्रक्चर होता है which is made up of the fatty tissues and covered by the hairs। तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। क्लियर? फिर अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है लेबिया मेजोरा। मॉन्स प्यूबिस कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है which is covered by the skin and pubic hair। इसी मॉन्स प्यूबिस का एक्सटेंशन होता है लेबिया मेजोरा। ये क्या होते हैं? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं जो एक्सटेंड डाउन होते हैं फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। तो जैसा मॉन्स प्यूबिस होता है उसी प्रकार का क्या होता है? लेबिया मेजोरा। तो मॉन्स प्यूबिस का एक्सटेंशन होता है लेबिया मेजोरा। ठीक है, फिर एंड सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को ये सराउंड करता है। फिर लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ में हमें मिलती है लेबिया माइनोरा जो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है। ठीक है, ये कैसा है? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है। ये हमें मैच द कॉलम में आता है
लेबिया मेजोरा इज फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू एंड लेबिया माइनोरा इज पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। एक फ्लेशी है और एक पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है, ठीक है। अंडर द लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट है लेबिया माइनोरा। The opening of vagina is often covered by a partial membrane called as the hymen. Vagina की जो opening है जिसे कहा जाता है vaginal orifice, वो एक partial membrane यानी कि झिल्ली के जैसी पतली सी membrane होती है जिसे covered होती है, उस पतली membrane को बोला जाता है hymen. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the labia minora. देखिए, अब अगर अपन यहाँ पर labia minora को draw करने की कोशिश करें तो ये हमने बना लिया, this is the labia minora. तो ये लेबिया माइनोरा के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द क्लिटोरिस। लेबिया माइनोरा जो है इसी में यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द वेजाइनल ऑरिफाइस। इस वेजाइनल ऑरिफाइस को कवर करने वाली जो लेयर होती है उसे कहा जाता है हाइमेन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, जैसा कि हमने देखा था कि इस लेबिया माइनोरा के बाहर यहाँ पर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज होते हैं, तो ये हमने बना दिए यहाँ पर, दीज आर दी फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज विच आर द एक्सटेंशन ऑफ द मॉन्स प्यूबिस। तो ये मॉन्स प्यूबिस है जिस पर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट है, इसी मॉन्स प्यूबिस का एक्सटेंशन जो है, इस एक्सटेंशन को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द लेबिया मेजोरा। क्या कहा जाता है इसे? लेबिया मेजोरा। तो अपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस का जो एक्सटेंशन होता है उसे कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा वेजाइनल ऑरिफाइस को कवर करने वाली लेयर है। लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होती है पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू विच इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो है उसी के में हमें दिखाई देता है वेजाइनल ऑरिफाइस। वेजाइनल ऑरिफाइस इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द हाइमेन। क्लियर है? ठीक। फिर लेबिया माइनोरा के दोनों पार्ट जो है वो एक्सटेंड होकर ऊपर की तरफ में एक जंक्शन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉल्ड एज द क्लिटोरिस। क्लिटोरिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का सेंसिटिव पार्ट होता है एंड दिस क्लिटोरिस इज होमोलोगस टू दी पेनिस। किसके होमोलोगस होता है? ये मेल्स में एक्सटर्नल जेनिटलिया के होमोलोगस होता है क्लिटोरिस, ठीक है। चलिए, तो एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अपर जंक्शन पर पाया जाता है अबाउट द यूरिथ्रल ओपनिंग। तो मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट होगी? यहां प्रेजेंट होगी यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा? इस स्ट्रक्चर को अपन बोल देंगे दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द यूरिथ्रल ओपनिंग। तो यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होती है यहां पर क्लिटोरिस, ठीक। The hymen is often taught during the first coitus or intercourse. जिस समय पर भी अगर first coitus होता है, intercourse होता है, तो ऐसा expect किया जाता है कि hymen has been ruptured. But it can also be broken by the sudden fall. सिर्फ first intercourse या फिर sexually active होने की वजह से हाइमेन जो है वो ब्रेक नहीं होती है। हाइमेन के ब्रेक होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सडन फॉल्ट और जॉल्ट, मतलब झटका लग जाना किसी तरीके का, जोर से गिर जाना, स्ट्रेचिंग हो जाना, इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टैम्पॉन्स और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। तो अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में झटका लग सकता है या फिर जॉल्ट हो सकता है, तो उस समय पर हाइमेन के रैप्चर होने के चांसेस हैं। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर द क्वाइटस। कुछ फीमेल्स में हाइमेन जो है वो क्वाइटस के बाद में भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो इनफैक्ट the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual appearance. So, is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. Clear है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइमेन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना जो है वो इस बात का इंडिकेटर नहीं होता है कि दैट फीमेल इज सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड, दैट फीमेल इज सेक्सुअली एक्टिव। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। अब ये वाला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब हमें क्लियर है ये वाला स्ट्रक्चर, है ना? चलिए, तो इसमें पार्ट्स हम देख लेते हैं। ये सेक्शनल व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। इस सेक्शनल व्यू में हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर देखते हैं कि ये आगे की तरफ में प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, और ये प्रेजेंट है यहाँ पर यूट्रस, ठीक है। यूट्रस और यहाँ पर जो सर्विक्स है, वेजाइना है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। कौन सा एंगल है ये? 90 डिग्री का। तो ये यूट्रस है, यहाँ पर ये सर्विक्स है, फिर उसके बाद में वेजाइना, फिर उसके बाद में वेजाइनल ऑरिफाइस। यूट्रस की लोकेशन हमें क्या दिख रही है? यूट्रस की लोकेशन है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी रेक्टम
एंड यूरिनरी ब्लैडर। किसके बीच में प्रेजेंट है? ये रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट होने वाला एक टाइप का ऑर्गन है। तो ये यूट्रस है, फिर उसके बाद में सर्विक्स है, फिर उसके बाद में वेजाइना है। वेजाइना इज ओपनिंग आउटसाइड थ्रू द वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में अगर हम देखेंगे तो लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया मेजोरा के अंदर होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ में मर्ज होकर बनाते हैं क्लिटोरिस, और क्लिटोरिस के नीचे की तरफ में प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा। क्लियर है बच्चों इतना हमें? ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ठीक, अब मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में यदि हम देखते हैं तो क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही। देखिए, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मेमोरी लोब्स। स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहे हैं हमें इसमें? मेमोरी लोब्स। अब इसमें पीछे की तरफ में देखते हैं तो ये हमारा दिखाई दे रहा है चेस्ट वाला एरिया, थोरैसिक कैविटी वाला एरिया है, ये चेस्ट वाला एरिया है। यहाँ हमें रिब्स दिखाई दे रहे हैं, मसल्स बिटवीन द रिब्स हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज द फैट। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेमोरी ग्लैंड के अंदर यहाँ पर फैट प्रेजेंट है। और ये फैट कैसा होता है? ये फैट होता है वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट। कैसा होता है? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, मेमोरी ग्लैंड्स को हमें सीक्वेंशियली याद करना, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट हम इसे याद करेंगे क्योंकि फ्लो चार्ट हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, देखिए, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द फीमेल मैमल्स। ठीक है, फीमेल मैमल्स में फंक्शनली प्रेजेंट होते हैं ये, पर मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना तो मेल्स और फीमेल मैमल दोनों में, दोनों का फंक्शन होता है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है। फिर यहां ऐसा क्यों लिखा है? यहां हम एक वर्ड मिक्स कर देते हैं और वो वर्ड जो हमें मिस करते हैं दैट इज द फंक्शनल। Functional memory gland is characteristic of all female mammals. सभी फीमेल मैमल्स में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड, ये हमें पता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें ब्रेस्ट कहा जाता है। इनमें क्या चीजें प्रेजेंट होती है? ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। क्या प्रेजेंट होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट मतलब हर किसी महिला के जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें फैट की क्वांटिटी अलग अलग होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फैट डिसाइड्स द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, बट साइज ऑफ ब्रेस्ट का रेलेवेंस मिल्क के प्रोडक्शन से या मिल्क के इजेक्शन से नहीं होता है। क्लियर है? ठीक, तो मेमोरी ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होता है? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं ईच ब्रेस्ट के, वो डिवाइड हो जाते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू आगे चलकर क्या बनाते हैं? ये ग्लैंडुलर टिश्यू बनाते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्स। क्या बनाएंगे? ये 15 to 20 मेमोरी लोब्स बनाएंगे, कंटेनिंग द क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एल्वुलाई। और इन्हीं मेमोरी लोब्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? इन्हीं मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स, और इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है? एल्वुलाई। अभी हम आगे वाले स्ट्रक्चर में नहीं गए हैं, अभी हम मेमोरी लोब्स की ही बात कर रहे हैं। तो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू ने आगे चलकर क्या बनाया बच्चों? मेमोरी लोब्स बनाए। मेमोरी लोब्स कितने? 15 to 20 मेमोरी लोब्स बनाए हैं, और यही मेमोरी लोब्स में क्या प्रेजेंट है? एल्वुलर सेल्स जो है वो इन मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट है। द सेल्स ऑफ एल्वुलाई सिक्रीट मिल्क। ये जो एल्वुलर सेल्स होते हैं, ये एल्वुलर सेल्स क्या करते हैं? मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। दिस सिक्रेट मिल्क, और मिल्क सिक्रेट करने के बाद में वो इन्हीं एल्वुलर सेल्स की कैविटीज में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ द एल्वुलाई। तो ये मिल्क को सिक्रेट करते हैं और हम बोल देंगे स्टोर हो जाते हैं इन द कैविटी ऑफ एल्वुलर सेल्स। एल्वुलर सेल्स की जो कैविटी होती है उसी के अंदर ये स्टोर हो जाते हैं। द एल्वुलाई ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पर ये सारी जो कहानी चल रही थी, ये सारी कहानी किसकी चल रही थी? मेमोरी लोब्स की। 15 to 20 मेमोरी लोब्स है जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई का काम होता है मिल्क का सिक्रीशन करना, और फिर उसके बाद में एल्वुलर सेल्स के अंदर ही ये मिल्क जो है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर कि जो यहाँ पर एल्वुलर सेल्स की कहानी खत्म हुई है, अब एल्वुलाई ओपन हो गए इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो ये एल्वुलाई जो है वो किसमें ओपन हो गए हैं? ये एल्वुलाई ओपन हो गए इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं
ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट। ये जो ट्यूब्यूल्स है ये आगे चलकर किसमें ओपन हो जाएंगे, ये ज्वाइन हो जाएंगे और बनाएंगे क्या, मेमोरी डक्ट। क्लियर? ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म द मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला। ये सारी मेमोरी डक्ट जो है वो ज्वाइन हो जाएंगी। ज्वाइन हो जाने के बाद में ये वाइडर स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉल्ड एज द मेमोरी एम्प्यूला, which is connected to the lactiferous duct through which the milk is sucked out। ठीक है, जो lactiferous duct के थ्रू बाहर ओपन हो जाएगी, ठीक, which is connected to the lactiferous duct। ये lactiferous duct से कनेक्टेड होता है through which milk is sucked out, जो कि मिल्क को बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा हमें, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। ग्लैंडुलर टिश्यू ओपन होंगे मेमोरी लोब्स में, मेमोरी लोब्स ओपन हो जाएंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स जो है वो ज्वाइन होगी टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट जो है वो ओपन हो जाएंगे इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निपल्स की जब सकलिंग होती है तो निपल्स की सकलिंग के थ्रू मिल्क जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। क्लियर है? इस डायग्राम को अगर हम देखें यहाँ पर तो ये डायग्राम हमें क्या बताता है, देखिए। तो यहाँ हमने देखा कि ये प्रेजेंट है हमारे मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स के बाद में हमने बोल दिया यहाँ पर मेमोरी एल्वेलाई प्रेजेंट है। इन लोब्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं एल्वेलस। ठीक है, फिर एल्वेलाई जो है इनमें जो एल्वेलर सेल्स होते हैं उनका काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन करना, स्टोरेज कर लेना। स्टोर करने के बाद में मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो जाते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट जो है वो ज्वाइन होते हैं और बनाते हैं वाइडर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मेमोरी एम्प्यूला। एम्प्यूला जो है वो आगे चलकर ओपन हो जाते हैं इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट। मेमोरी ग्लैंड्स के आसपास में एक पिगमेंटेड डार्क पिगमेंटेड एरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। ये जो डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है, दिस डार्क पिगमेंटेड एरिया इज कॉल्ड एज द एरियोला। ठीक है, और एरियोला के आगे की तरफ में एक बाहर निकला हुआ सा प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चों निप्पल्स। क्लियर? और ये जो निप्पल्स हैं इनके चाइल्ड के द्वारा सकलिंग की जाती है जिसके थ्रू मिल्क का इजेक्शन होता है। क्लियर? और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा होता है, मिल्क को बाहर इजेक्ट करने वाला हार्मोन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड एज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ठीक, मिल्क को प्रोड्यूस करवाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, मिल्क को प्रोड्यूस करवाने वाला होता है हार्मोन प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन द इजेक्शन ऑफ मिल्क। वो मिल्क को बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प करवाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहां पर गैमेटोजेनेसिस। ठीक, देखिए, the primary sex organ, the testis in the males and the ovaries in the females produce the gametes। अब हमें ये पता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल्स में टेस्टिस है, फीमेल्स में ओवरी है, जिनका काम होता है गैमेट्स का प्रोडक्शन करना, गैमेटोजेनेसिस करना। और गैमेट्स कौन से बनते हैं, स्पर्म और ओवम बनेंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, टेस्टिस में कुछ इमेच्योर जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहले ये जर्म सेल्स कैसे होते हैं, इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं। इन इमेच्योर जर्म सेल्स को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। तो दो तीन क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, टेस्टिस में कौन से ऐसे सेल्स हैं जो स्पर्म की प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं, दैट सेल्स आर जर्म सेल्स। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं मेल जर्म सेल्स। पहले इमेच्योर होते हैं, बाद में वो मैच्योर हो जाएंगे, मैचुरेशन होने के बाद में डिवीजन करेंगे, और डिवीजन करने के बाद में वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कब बिगिन होती है, प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। द स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया इज प्लूरल, स्पर्मेटोगोनियम इज सिंगुलर। Present on the inside the wall of seminiferous tubule, multiply by mitotic division and increase in the number। ठीक, तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम्स जिसे हम कहते हैं, तो ये धीरे धीरे से माइटोटिक डिवीजन करते हैं, और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद में अपनी संख्या को, अपने नंबर को बढ़ाएंगे।
अब ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। हर एक स्पर्मेटोगोनियम कैसा है? डिप्लॉयड है, जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। Some of these spermatogonia called as primary spermatocyte periodically undergo meiosis। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो उनमें मियोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, देखते हैं जरा हम। देखिए जरा इधर, चलिए देखिए। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले अपने पास में एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन सेल्स को हमने बोल दिया है दीज आर इमेच्योर जर्म सेल्स। और ये जो इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। इन सेल्स में माइटोसिस होगा, तो ये मैंने बता दिया यहाँ पर इन सेल्स में हो रहा है माइटोसिस। माइटोसिस करके इन्होंने सिर्फ अपने नंबर को यहाँ पर बढ़ाया है, तो इन्होंने अपने नंबर को यहाँ पर बढ़ा लिया। ठीक, इस फेज को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देयरफॉर दिस फेज इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव फेज। कौन सा फेज है ये? मल्टीप्लिकेटिव फेज है। अब ये जो यहाँ पर सेल्स ने मल्टीप्लाई कर लिया है, अपने नंबर को बढ़ा लिया है, इसमें से कुछ सेल्स जो है इनमें ग्रोथ हो जाएगी। सेल में ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जब ग्रोथ हुई तो ग्रोथ होने पर हमने ये देखा कि इस सेल में साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो गया है। क्लियर है? तो यही सेल था जिसे हमने कहा था स्पर्मेटोगोनिया। तो ये स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, ग्रोथ हो गई। ग्रोथ होने के बाद में इसी स्पर्मेटोगोनिया को आप क्या कहने लग जाओगे, इस स्पर्मेटोगोनिया को हम कहने लग जाएंगे दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहने लग जाएंगे बच्चों इसे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो हमने यहां पर बना दिया ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एंड दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियडिकली अंडरगोज मियोसिस। अब ये पीरियड टू पीरियड में मियोसिस करने के लिए जाएगा, और जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा, पहला मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होगा, तब वो पहला मियोटिक डिवीजन होगा रिडक्शन डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, और यहां पर फॉर्मेशन होगा दो सेल्स का। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद में क्या बन गया यहां पर? सेकेंडरी मियोसाइट्स। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर है? और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये कैसे होंगे? दीज आर हैप्लॉइड। ठीक, फिर विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब यहां देखते हैं, देखो यहां हमने बना दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस 1। मियोसिस 1 जब हो गया तो इन्होंने 2 इक्वल सेल्स का फॉर्मेशन कर लिया। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इनमें होगा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड जब होगा तो ये बराबर बराबर इक्वली 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, और इन्हीं सेल्स को अपन क्या कहने लग जाएंगे? दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द स्पर्मेटिड। क्या बोलने लगेंगे इन्हें हम? स्पर्मेटिड। What would be the number of chromosomes in the spermatid? स्पर्मेटिड में बताइए कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? जितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स जो है वो स्पर्मेटिड में भी होंगे। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मियोसिस सेकेंड जो है वो किसके जैसा होता है? माइटोसिस के जैसा होता है। तो जब मियोसिस सेकेंड माइटोसिस के जैसा हो रहा है, तो जितने नंबर ऑफ सेल्स हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ सेल्स किस में प्रेजेंट होंगे? स्पर्मेटिड में प्रेजेंट होंगे। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23। तो स्पर्मेटिड में भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23। तो मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड बोथ आर हैप्लॉइड इन नेचर। किस नेचर के होंगे वो? हैप्लॉइड नेचर के होंगे। क्लियर है? ठीक है। नाउ the spermatids are transferred into the spermatids are transformed into spermatozoa। किस में ट्रांसफॉर्म होगा ये? स्पर्मेटोजोआ में, जिसे कहा जाता है स्पर्म, बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस जहां पर स्पर्मेटिड को स्पर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है? कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या बोलोगे इसको? मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे मैडम इसको, है कि नहीं? कन्वर्जन हो रहा है ना। सेल्यूलर लाइक स्ट्रक्चर, गोल सेल स्ट्रक्चर से ये एक ऐसा शेप एक्वायर करने वाला है जिसके पास में हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। तो पूरी तरीके से बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन अगर होगा तो क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस हो रहा है यहाँ पर। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू द स्पर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस
यहाँ पर स्पर्म का हेड जो है वो बन जाता है। स्पर्म का हेड जो है वो सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड हो जाता है। क्यों एम्बेड हुआ है स्पर्म का सेल सर्टोली सेल्स के अंदर? क्योंकि सर्टोली सेल्स तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले हैं, तो सर्टोली सेल्स में ये अपने हेड को एम्बेड कर लेंगे, न्यूट्रिशन को सक करेंगे एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये बाहर निकल जाएंगे। तो स्पर्म का रिलीज आउट of sperm from the seminiferous tubule, that process is called as the spermiation। क्लियर है? तो स्पर्म्स का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से बाहर रिलीज होकर आना, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्पर्मिएशन। क्लियर है? तो यहां तक की जो प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस तक की जो प्रोसेस है, दिस इज इंक्लूडेड इन दी स्पर्मेटोजेनेसिस। पर स्पर्मिएशन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं है। What is the last step of spermatogenesis? Spermiogenesis is the last step of spermatogenesis because this process spermiation is not included under spermatogenesis। Clear है इतना बच्चों? ठीक है? Now, spermatogenesis starts at the age of puberty due to the significant increase in the secretion of gonadotrophin releasing hormone GnRH। कहां से आता है GnRH? GnRH आता है हाइपोथैलेमस से। बताओ, है ना? कहां से आता है ये? हाइपोथैलेमस से। दिस इज, इफ यू रिकॉल, इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। कहां से आया है? हाइपोथैलेमस से आया है। तो हमने कह दिया कि ठीक है, हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग हार्मोन आया है जिसका नाम है GnRH। ये GnRH किसको स्टिमुलेट कर रहा है? ये GnRH स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको स्टिमुलेट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी बदले में क्या रिलीज करती है? GTH, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है और रिलीज करती है दो गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। कौन से है दो गोनाडोट्रोफिक हार्मोन? एक है FSH और दूसरा वाला गोनाडोट्रोफिक हार्मोन है LH। FSH और LH। तो FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LH जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन्स यहां सीक्रेट हो गए। LH जो है इज ऑल्सो कॉल्ड एज ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटरी हार्मोन। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे? ICSH इसका फुल फॉर्म है, कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था कि एक इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है। और वो इंटरस्टिशियल सेल्स का बच्चों मैंने नेचर क्या बताया था? उस इंटरस्टिशियल सेल्स का हमने नेचर पढ़ा हुआ था कि दे आर एंडोक्राइन इन नेचर। किस नेचर के होते हैं वो? एंडोक्राइन नेचर के होते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, मतलब ये क्या सिक्रेट करेंगे? दे विल सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन। क्या सिक्रेट करेंगे? टेस्टोस्टेरॉन। तो लीडिक सेल्स हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं और क्या करते हैं? सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन में इंपॉर्टेंट एंड्रोजन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरॉन। और जब एंड्रोजन सिक्रेट हो जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है, किसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई? यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स। FSH सर्टोली सेल्स पर एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स which help in the process of spermiogenesis। तो FSH जो है वो सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है। सर्टोली सेल्स पर एक्ट करने के बाद में कुछ ऐसे फैक्टर्स के सिक्रीशन में हेल्प करेगा जो कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करेंगे। और स्पर्मियोजेनेसिस बताओ कौन सी प्रोसेस है? ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू दी स्पर्म। क्लियर है? ठीक है, तो FSH सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है और LH जिसका दूसरा नाम है ICSH वो इंटरस्टिशियल सेल्स पर एक्ट करता है। और इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से हुए? जो आगे चलकर एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करेंगे। द मोर इज द एंड्रोजन, द मोर इज द अग्रेशन एंड मोर विल बी द स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, चलिए अब हम यहां पर देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। हाँ, बिफोर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एक यहां पर डायग्राम भी हम देख लेते हैं। ये बहुत कॉमन डायग्राम है जो हमें पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए इसे जरा। यहां हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अंदर से बाहर की तरफ में चलते हैं तो चीजें हमें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक,
ये हमारे पास में जो अलग शेप के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से सेल्स है? दीज आर सर्टोली सेल्स। ये वाले सेल्स कौन से हैं? दीज आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है? और इन सेल्स को हम समझ लें, दीज आर अवर मैच्योर जर्म सेल्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया हो सकते हैं, ये वाले सेल्स हमारे जर्म सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो यहाँ पर डिवाइड होकर बनाएंगे क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये वाला सेल जो है ये सर्टोली सेल्स है। इन सर्टोली सेल्स में स्पर्म ने अपने हेड रीजन को एम्बेड करके रखा हुआ और स्पर्म जो है वो नेचुरली उसमें से न्यूट्रिशन को गेन कर रहा है। क्लियर है? तो ये वाले सेल्स हो जाएंगे जर्म सेल्स। जर्म सेल्स ने बनाई यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उनसे बने यहाँ पर स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड टर्न हुए स्पर्म्स में और स्पर्म्स ने अपने हेड को एम्बेड करके रखा है इनटू द सर्टोली सेल्स। क्लियर? इनको यहाँ पर स्पर्मेटिड बोला गया है, बट एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर जो है वो स्पर्मेटोजोआ होंगे। कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे बच्चों? स्पर्मेटोजोआ। तो ये यहाँ स्पर्मेटोजोआ बताए गए हैं और ये यहाँ स्पर्मेटिड बताया गया है। तो ये स्पर्मेटोजोआ के जैसा ही स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ठीक, अब हम देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, देखिए तो ये हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें? तो यहां हमने देख लिया, ये वाला पार्ट है हेड, फिर उसके बाद में नेक है, फिर इस पॉइंट को हमने बोल दिया दिस इज मिडिल पीस और इतने पूरे पोर्शन को हमने कह दिया टेल है ये। ठीक है, चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखेंगे, जिसमें हेड होता है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। ठीक, नॉर्मल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी उसके पास में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, क्योंकि सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना तो ऑब्वियस सी बात है। द स्पर्म हेड कंटेन्स अ elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure called as acrosome। तो स्पर्म का जो हेड है उसमें ये एक elongated nucleus हमें दिखाई दे रहा है। इस elongated nucleus के ऊपर हमें एक triangular structure दिखाई दे रहा है which is called as the acrosome, cap-like structure से covered है। Acrosome is filled with the enzyme that help in the fertilization of the ovum। एक्रोसोम कुछ एंजाइम से फिल्ड है, एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जो ओवम के फर्टिलाइजेशन में यानी कि ओवम के बैरियर को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे। और ये वाले एंजाइम्स जो है इनका नाम क्या है? इनका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आई होप मेरे बच्चों को याद आ गया होगा। तो एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्लियर है? कहां से आया है ये एक्रोसोम? दिस एक्रोसोम, इसको हम बोलते हैं दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। किसका मॉडिफिकेशन है ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। तो एक्रोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी विच कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो ओवम के बैरियर पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं विच रिजल्ट्स इनटू फर्टिलाइजेशन। ठीक, the middle piece possesses numerous mitochondria which produces energy for the movement of the tail that facilitates the sperm motility essential for the fertilization। middle piece में अपन क्या देखते हैं? middle piece में हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट है वो मिडिल पीस में एक स्पेशल टाइप के जिगजैग टाइप के अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर इस तरीके से जिगजैग टाइप के अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। दिस जिगजैग टाइप ऑफ अरेंजमेंट दिस इज कॉल्ड एज द निबेनकर्न। क्या बोला जाता है इसे? निबेनकर्न। और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एनर्जी का सोर्स है फॉर दी स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग करेगा जिसकी वजह से ये स्पर्म को फैसिलिटेट करेगा फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब the human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility at least 60% of the sperm must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा है कि जो नॉर्मल ह्यूमन मेल है वो वन टाइम इजैकुलेशन में रिलीज करते हैं लगभग 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स। कितना रिलीज होता है स्पर्म्स? 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो रिलीज होते हैं। इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से लगभग 60% में नॉर्मल शेप और साइज प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? नॉर्मल शेप और साइज प्रेजेंट होना चाहिए। और इन 60% में से जिन 60% के पास नॉर्मल शेप और साइज है, इन 60% में से 40% ऐसे होने चाहिए जिनमें विगरस मोटिलिटी है। पूरे 100% के 60% के पास में नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए
और 60% में से 40% के पास में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, विगरस मोटिलिटी प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो इतनी अबंडेंस क्यों है स्पर्म की? इतनी अबंडेंस इसलिए है क्योंकि फीमेल बॉडी के लिए जो स्पर्म है वो तो फॉरेन सेल है ना, तो फॉरेन सेल अगर है तो फीमेल बॉडी के तो सारे WBC तलवार लेके खड़े हो जाएंगे। कैसे इतने सारे फॉरेन सेल्स एक बार बॉडी में आ गए? ठीक है, तो अब क्या होगा, इन सारे फॉरेन सेल्स के ऊपर फीमेल बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है तलवारें चला देगा वो एक साथ में, बहुत सारे स्पर्म्स डैमेज हो जाएंगे, है ना। प्लस फीमेल वेजाइना का इन्वायरमेंट एसिडिक होता है, कितना, 5.0 का पीएच होता है। 5.0 का पीएच स्पर्म्स को अच्छा नहीं लगता, एसिडिक एनवायरनमेंट स्पर्म्स को बिल्कुल पसंद ही नहीं है, स्पर्म डैमेज हो जाएंगे उसमें। तो ये सारे हिंड्रेंसेस आते हैं स्पर्म्स के लिए कि स्पर्म जो है वो सारे के सारे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मिलियंस की संख्या क्यों है? क्योंकि बहुत सारे हिंड्रेंसेस हैं। कई सारे स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, कई सारे मर जाते हैं, कई सारे जो है उनके पास मोटिलिटी नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन कितने कर पाते हैं? सिर्फ एक। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये हमने देख लिया 60% में नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए और उन 60% में से 40% ऐसे होने चाहिए जिनमें होती है विगरस मोटिलिटी। ठीक, sperm released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. seminiferous tubules से sperm जो है वो बाहर निकलते हैं by the process of spermiation। फिर seminiferous tubules में से किस में जाएंगे? आज ही हमने देखा है, रिवीजन करें, seminiferous tubules से जाएंगे रेटाटेस्टिस, रेटाटेस्टिस से जाएंगे vas efferentia, vas efferentia से चले जाएंगे into the epididymis, एपिडिडाइमिस से चले जाएंगे इनटू द वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से चले जाएंगे इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट से किसमें चले जाएंगे इनटू द यूरिथ्रा। ये पूरा पाथवे हमने देखा है। Secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm. Question, क्या एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस सिक्रीटरी नेचर की है? डेफिनेटली सिक्रीटरी नेचर की है। यहां लिखा है सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, यानी कि एपिडिडाइमिस के सिक्रीशन, वास डिफरेंस के सिक्रीशन, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, ये सारे स्पर्म की मैचुरेशन के लिए और मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, एपिडिडाइमिस इज द प्राइमरी स्टोरेज साइट ऑफ स्पर्म एंड वास डिफरेंस इज द सेकेंडरी स्टोरेज साइट ऑफ स्पर्म। The seminal vesicle along with the sperm constitute the semen, ये हमने देख लिया। seminal plasma plus sperm is called as semen. The functions of male accessory duct and glands are maintained by the testicular hormone that is the androgen. तो हमारी बॉडी में या मेल बॉडी में हम बोलते हैं कि जो एक्सेसरी डक्ट है, ग्लैंड्स है, इन सब के फंक्शन का रेगुलेशन कौन करवाता है? इन सब के फंक्शन का रेगुलेशन टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स जो है वो करवाते हैं। क्लियर है? अब स्पर्म के स्ट्रक्चर को एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा इसमें हेड प्रेजेंट है, हेड में एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस है और इसके ऊपर कवर है विच इज कॉल्ड एज द एक्रोसोम। नेक वाले पोर्शन में हमें इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिखती है, हेड में यहाँ आखिरी में ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और नेक में प्रेजेंट होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द प्रोक्साइमल सेंट्रियोल और नेक में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, नेक में प्रेजेंट स्ट्रक्चर को बोला जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो यहाँ पर दो सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोक्साइमल और डिस्टल। डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो आगे चलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एक्सियल फिलामेंट। कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है ये? एक्सियल फिलामेंट। एंड टेल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लैजेला। टेल किसका मॉडिफिकेशन है बच्चों? फ्लैजेला का मॉडिफिकेशन होता है टेल। क्लियर है? और यूकैरियोटिक सेल में अगर फ्लैजेला होता है तो उस यूकैरियोटिक सेल में बताइए फ्लैजेला में अरेंजमेंट कौन सा होगा? फ्लैजेला में अरेंजमेंट होगा 9+2 अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट होगा यहाँ पर? 9+2 अरेंजमेंट होता है ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ हमें क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम मिडिल पीस से स्पर्म को कट करते हैं, कट करने पर हमें एक्सियल फिलामेंट मिलता है, तो एक्सियल फिलामेंट में व्हाट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स? तो अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विल बी 9+2। और अगर हम टेल को कट करेंगे तो भी हमें अरेंजमेंट क्या मिलेगा? 9+2। क्यों? क्योंकि टेल इज द एक्चुअल मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लैजेला। क्लियर है? यहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्रोक्साइमल और डिस्टल। तो यहाँ सेंट्रियोल का काम क्या है? प्रोक्साइमल सेंट्रियोल विल एंटर इनटू द ओवम along with the न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के साथ साथ में ओवम में एंटर होगा। क्यों? क्योंकि ओवम एक समय पर आकर अपने सेंट्रियोल को लूज कर देता है, तो उसके पास में सेंट्रियोल होना चाहिए। तो सेंट्रियोल कौन लेकर जाएगा? सेंट्रियोल लेकर जाता है यहां से स्पर्म।
क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए तो आज हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। गैमेटोजेनेसिस हमने मेल वाला गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद द फीमेल गैमेटोजेनेसिस, यानी कि oogenesis के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए, टिल देन रिवाइज कीजिएगा अच्छी तरीके से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। गुड लक।